देखिए, क्वेश्चन हम अभी जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पेपर है हमारा आज का यूपी एलटी ग्रेड जो भी पेपर हुआ है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट 18 जनवरी को, उसके जीएस पोर्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। हम सपोज करिए हम अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और उस प्रेशर में हम इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन एक आपके स्क्रीन पे है। इसमें बोल रहा है कि 2024-25 वाले जो अवधि है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? वन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने सिक्किम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि सिक्किम में पहली सबसे पहला राज्य जो है ये सिक्किम, जो कंप्लीट ऑर्गेनिक यहाँ पे इसको दर्जा मिला था, मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, पूरा राज्य ही। तो हो सकता है सब लोग इसको हमारे पर। आप सिक्किम देखिए कितना छोटा सा है। आपको हल्का सा अगर इंडिया का मैप आ रहा होगा तो इतना छोटा सा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो उसका एरिया बहुत ज्यादा है। तो सिक्किम, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें तो आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। कैसे? जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ एक बार, अब सिक्किम एमपी में एक बार कंफ्यूज होगा कई लोगों को, है ना। अब मैम आपने सिक्किम किया, लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे ये छोटा सा है, ये तो कंप्लीट है ना। कोई इंसान 5 में 5 पा रहा है, 5 में 5 नंबर पा रहा है फुल, और कोई इंसान जो है वो 50 में 10 पा रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, 10 वाला ज्यादा हो गया ना एरिया के हिसाब से। वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं पूछ रहा है। परसेंटेज के हिसाब से पूछता तो आपका सिक्किम होता। ये एरिया पूछ रहा है, एरिया के हिसाब से, है ना। तो इस वजह से आपका ये एमपी हो जाएगा। कोई नहीं। तो ये रिस्क लेना होता है, पर कोई नहीं, ये सिक्किम ना होकर मध्य प्रदेश होगा। और साथ में आपको एमपी के बारे में एक और चीज पता होना चाहिए। अभी हर 2 साल पे ना फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का वो कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के बारे में पूरा वो करते हैं, सर्वे होता है। तो नंबर 1 पे जो है एमपी है। एरिया वाले, एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एमपी में, है ना। तो ये, और अगर पूछता है परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं। तो वो मिजोरम हो गए, ये सारे चीज। चलिए, तो आपका पहले का आंसर हो गया डी। ओके। वन Madhya सेकेंड। Pradesh. तो पहले का आंसर हो गया मध्य प्रदेश। आते हैं दूसरे पे। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है ये आप सभी लोगों ने किया होगा जिसके पास भी समय होगा। अब देखते ही आप क्या करेंगे। आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, तो आप तुरंत मैच कर देंगे रानी लक्ष्मीबाई का झांसी से। और ये सब क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना, आपको पूरा मैच नहीं करना है। एक करिए, तुरंत ऑप्शन पे जाइए। तो ए का एक कहाँ पे? ए का एक यहाँ, ए का एक यहाँ, एक का एक, तो एक आपका इलिमिनेट हो गया। एक आपका ये वाला इलिमिनेट हुआ। अब आते हैं, तो इसको मैच किया। अब आपको और का, बेगम हजरत महल आपको बहुत अच्छे से पता है, ये लखनऊ की है। तो सी का 4 आपका कहाँ है? बस एक ही है, तो डी वाला आपका हो गया, है ना। तो ये सेकंड वाला भी आपका आसानी से हो गया। ये वाला तो आप लोगों ने सही किया होगा, मुझे उम्मीद है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, वेग है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं, इसको तो आपको स्किप कर देना चाहिए था, है ना। फिर भी इसका आंसर है बिकम इनफाइनाइट। डिलीट से डी हो जाएगा, लेकिन अब इसके लिए, डिलीट करने के लिए भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपका, इसको इनफाइनाइट ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए,
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा हर एग्जाम में आता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक बार सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसको आपको करना है, इसमें करना कुछ नहीं होता। जैसे कोई इंसान है, उस कमा रहा है 5 और 3 के रेशियो में कमाई कर रहा है, 9 और 5 के रेशियो में खर्चा कर रहा है, और उसका सेविंग ये है। तो अब पूछ रहा है इनकम क्या है। अब देखिए दो तरीका होता है। ये जो पेपर बनाया है ना, वो बहुत होशियार है, वो पक्का मैथ का टीचर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार हमने ये वाले क्वेश्चन में देखे ना, 5 और 3 का इसका इनकम है, और आपसे इनकम ही पूछ लिया है, तो तुरंत इसको आप कट करो। 8,000 and 4800, फिर इसको आप कर दो 2 से, तो 40 आएगा, और ये आएगा आपका 24। फिर इसको आप 8 से करो, तो 8 4 जा, 8 3 जा, और 8 5 जा, तो 5:3 ये आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे इस जिसको इन सबको काटोगे आप, तो 5:3 रेशियो आएगा। तो यहाँ पे इसने गेम खेला, आपके लिए आसान नहीं बनाया पेपर। तो अब आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। तो प्रोसेस के थ्रू बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इनकम देखो, तो इनकम 1 इनकम 2 क्या है, ये 5/3 कर दो। फिर दूसरों का एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2, ये क्या कर दो आप, 9/5 कर दो। हम्म तो ये ऐसे कर लोगे आप। नहीं, कई बार ना समय बचाने के लिए वो किया जाता है। और इस वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो। रेशियो के क्वेश्चन का यही फायदा होता है। तो ये हो गया आपका। अब तुरंत इसको 5x कर दो, इसे 3y कर दो, इसे 9x कर दो, इसे 9 5x 9y 5y कर दो। अब आप ये बताओ, किसी का इनकम हो रहा है, उसमें से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपको सेविंग तो मिल ही जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे ये आप कर दोगे 5x, इस कोई बंदा है उसका इनकम ये है, एक्सपेंडिचर क्या है 9y है, और कितने रुपए इसका सेविंग है, 2,600 रुपये। सिंपल सा है। सेम ऐसे दूसरे बंदे का क्या है, 3x - 5y इक्वल टू, इसका सेविंग क्या है, 1,800 है। हो गया सिंपल सा। अब इसको आपको कट करना है। अब कट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। इन 9y को और 5y को बराबर करने के लिए हम दोनों तरफ, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर हम कर दे 9 से, तो ये वाला आपका कट जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट गया आपका। सिंबल चेंज कर देते हैं, जैसे ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया आपका। तो 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25x, 9 3 जा 21, 27x, ये आपने देखा, इक्वल टू, इसको 5 से करेंगे तो आएगा जो कोई वैल्यू, फिर इसको ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाए होंगे, मैंने क्लास में बताया था, पर मैं उतना आपको वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना क्लास में, उतना तेज काम नहीं करता है ना। फिर भी कोशिश करते हैं, सोचते हैं एक बार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना। और होता क्या है, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होता है, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, दो बॉडी होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो पंचायत का इलेक्शन होता है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, उसका काम करता है ये, है ना। अब यहाँ पे बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट लोकल बॉडी इलेक्शन क्यों कराएगा, इसके लिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? इसके लिए तो स्टेट वाला होता है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये आपका एक गलत हो रहा है। और जैसे ही आपका सी हटाओगे आप,
ये मतलब थर्ड हटाया आपने, थर्ड हटाया, थर्ड हटाया, तो पहला दूसरा चौथा हो जाएगा। चलिए, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का? इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। अभी आपने देखा बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी का खूब आरोप लगाया था। हाँ, इसको मैंने बताया भी था, लेकिन मैं उतना वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि मतलब इतना याद कहाँ रहता है। फिर भी अगर याद होता होगा तो अच्छी बात है। मल्टी मेंबर बॉडी ये बहुत बेसिक है, अगर इसके थ्रू आप किए होंगे। आपने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ज्ञानेश कुमार जी थे, और इन्होंने ही बोला था क्या हमारी बहनों का वीडियो दे देना चाहिए क्या। इनके बगल में एक सरदार जी बैठे थे, और एक और उनके सामने भी लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हल्का सा अगर आप लोग वहां पे जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो देखेंगे तीन लोग बैठे थे। बीच में थे चीफ इलेक्शन कमीशन, और बगल में थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तीन मेंबर बॉडी है। और मल्टी मेंबर का मतलब क्या होता है? तीन मेंबर हो गया आपका, है ना। तो ये तो आपका सही है, तो चौथा आपका सही है। तो इस तरीके से ये वाला आप हटा सकते थे। बाकी ये दोनों तो बेसिक था, इसमें तो आपको सोचना भी नहीं था, तो ये तो होता ही है। तो इसी दो में आप लोगों को कंफ्यूज हुआ होगा, इसी दो में। तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आप टीएन शेषन जी के बारे में जानते होंगे। टीएन शेषन बहुत फेमस इलेक्शन कमीशन है ना, टीएन शेषन। इनसे सभी लोग डरते थे। इनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये 1990 से लेकर 1996 तक आई थिंक ये थे, है ना। बहुत खतरनाक थे ये। इनसे ये सीएम पीएम ये सब डरते थे जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे। ये बहुत पावरफुल थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, अच्छा इसको भी लेफ्ट कर दिया आपने, स्टेटमेंट था इसीलिए। पर स्टेटमेंट वाला करना आसान होता, अगर आपको एक भी पता है ना तो थोड़ा सा आप कर ले जाते हैं। अब ये देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 एकदम सही है। was launched for setting up residential school upper primary level girl belonging to SC ST OBC, ये भी सही है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होता है। आसासन भी सही है, रीजन भी सही है। अब आप आएंगे इन दोनों में फंसेंगे। ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है, बताइए कैसे जानेंगे आप लोग? हम्म। अब इसमें ना इन दोनों के बीच में आप जब असर्शन नोट करते हैं, तो फिर रीजन, मतलब कि आपको उसका रीजन, तो बिकॉज बिकॉज लगाया आपने। जैसे मैंने आपसे बोला कि सूरज पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा रीजन में हमने बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। एक ये बोल दिया। तो इसमें क्या होगा? एक्सप्लेनेशन जो रीजन है वो एक्सप्लेन करता है। चलिए, अब इसके जगह अगर मैं एक और स्टेटमेंट बना दिया, मैं बोला कि पहला आपका असर्शन है कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाता है, और दूसरा मैंने बोला कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब बताइए आप लोग, आंसर ए होगा या बी होगा? इस केस में आंसर क्या होगा? ओके, बोथ राइट बट नो एक्सप्लेनेशन, ये ए वाला हो जाएगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में भी लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो बट इसका आंसर जो है आपका ये वाला हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ओके। इस वाले क्वेश्चन में यही आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बना
क्यों बना, इसलिए बना, इसका पर्पज यही था। तो ये वाला आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और पूछ लिया है नॉट करेक्ट। अब इसको वही कर पाएगा जिसको चारों के चारों आ रहे हैं। अगर आपको दो आ रहा है तो भी आप डाउट में रहोगे, एक आ रहा है तो भी डाउट दिक्कत, दो आ रहा है तो भी दिक्कत, तीन आ रहा है तो भी आप फंसोगे। हाँ, तो ये वाला आपका जो होगा ये वाला सही हो जाएगा। ओके। अब देखिए इसको करना कैसे था, एक बार ये देखते। ये वाला तो आप नहीं करोगे क्योंकि ये वाला 1984 में मेथिल आइसोसाइनाइट वाला कांड हुआ था भोपाल में। भोपाल में हुआ था ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सभी लोग जानते हैं। तो 1984 में हुआ था, तो 1986 में ये आपका आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये वाला आपको गलत हो गया, मतलब ये आपका सही है, इसके हिसाब से गलत हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए वाटर और एयर, तो ये वाला सही है क्योंकि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, WPA। फिर 1974 में वाटर वाला एक्ट आया था, और फिर 1981 में एयर वाला एक्ट आया था। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर, पहले पानी जमीन पे आता है ना, जमीन पे पानी आता है फिर हवा में जाता है। तो इस तरीके से याद आप रख सकते हैं कि 74 पानी वाला पहले है और एयर वाला बाद में है। तो ये था, ये सही है। अब ये वाला आपका गलत हो गया, इसका 1987 हो जाएगा, है ना। ये वाटर वाला आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखे, पॉलिटी के अच्छे देने चाहिए लेकिन स्टेटमेंट बना के डिफिकल्ट कर दिया। अब बहुत लोग किए भी होंगे लेकिन बहुत लोग डर के मारे भी नहीं किए होंगे। तो पहला वाला जो है, फंडामेंटल राइट जो है, इन इंडिया हैव क्रिएटेड न्यू इक्वालिटी। ओके, सही बात है। और ये इक्वालिटी जो है हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में एब्सेंट है, सही है। इंडिविजुअल लिबर्टी इक्वालिटी आर वाइटल फीचर ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एकदम सही बात है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, आपको सिटीजन राइट हो, फंडामेंटल राइट हो, है ना, आपको पास फ्रीडम हो, आप असेंबली कर सको, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, लिबर्टी तो चाहिए, लिबर्टी फ्रीडम दोनों एक ही तरीके के कंसेप्ट है ना। तो ये है, तो ये आपका सही है और ये आपका सी हो जाएगा, इसका भी आपका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये वाला थोड़ा सा रिस्की है। अब इसमें भी अगर आपको एक आ रहा होगा तो आप कर सकते थे। जैसे जैसे अगर आप जो रिवर्स देखते हो ना, जैसे ये चंद्रा वैली, चंद्रा वैली के बारे में आप लोग को शायद पता ना हो क्योंकि मैंने तो नहीं बताया था। ये चंद्रा, जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर, ये दो वाटर से मिलकर बनता है, चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा, है ना। तो चेनाब नदी चंद्र और भागा से मिलकर बनता है। और आपको ये भी तब पता होगा, मतलब चेनाब नदी निकलता कहाँ से है, तो हिमालय में एक बहुत फेमस है, इसका मैंने लिस्ट बनाया है कि कौन सी नदी किस किस ग्लेशियर से निकलती है। तो चेनाब आपका कहाँ से निकलता है, चंद्रा और भागा से। तो चेनाब और चंद्रा भागा, तो ये हो गया 12 सिकरी, है ना। तो इसका ये ग्लेशियर का नाम है, वहां से ये नदियां निकलती है। ओके, तो चेनाब का तो ये हो गया। अब सियाचिन, जब आप मैप देखोगे, जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सियाचिन है, और सियाचिन से एक नदी निकलती है, ये इंडस रिवर है, ऐसे बहती है, और नुब्रा, नुब्रा नदी यहीं से निकलती है सियाचिन से। तो सियाचिन का नुब्रा हो गया। तो ए का एक, बी का दो, ए का एक, बी का दो। अब देखिए जिसने पेपर बनाया कितना टफ बनाया है, एक से सही हो जाता है लेकिन इसने जानबूझ के इतना वो कराया है।
अब मिलान कोरी गंगा और बतूरा ये हुंजा वैली। तो आपका ये सी का 3, ये वाला डी वाला आपका सही होगा। ओके। अब इसको भी अगर करना हो तो ये मिलान ग्लेशियर है और यहाँ से एक नदी निकलती है। मिलान ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है? हाँ, इसका डी होगा। इससे निकलता है आपका सरयू नदी, आप लोग जानते ही होंगे, शारदा सरयू नदी। तो मिलान ग्लेशियर से ये वाला नदी निकलता है। और ये गौरी गंगा कहाँ पे है? तो गौरी गंगा ये जो आपका उत्तराखंड वाला एरिया है ना, उत्तराखंड का ये वाला एरिया यहाँ पे है आपका। तो यहीं से सरयू नदी निकलता है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये वाला क्वेश्चन कठिन था, ये तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, जिसको मैप का बहुत अच्छा नॉलेज होगा वही कर पाएगा। तो चलिए, ये भी स्किप करना था। ज्योग्राफी से बहुत टफ पेपर इन्होंने बनाया, ये तो सभी ने किया होगा, ग्रेट बात। बताइए। लोथल आपका होगा नहीं, कालीबंगम होगा नहीं, रोपर होगा नहीं, तो ये तो मोहनजोदाड़ो है ना। चलिए, ये भी हो गया। अब आते हैं पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि स्कीम, थोड़ा सा ना, जब भी एक चीज आप हमेशा याद रखें, और भी आप आगे एग्जाम देंगे, तो जब भी सरकार कोई स्कीम बनाती है ना, तो जिस जो उसका उद्देश्य होता है उसी के आधार पर उसका नाम रखती है। तो आप जब भी ये सब क्वेश्चन किया करिए, तो सेम देखिए कि उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आप देखा करिए। तो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन सेम होता है। देखिए, तो ये वाला आप कर ले गए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का इससे कोई लिंक बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके लिए स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, इसके लिए स्कीम अलग है। आवास देते हैं ना, आवास योजना है। तो ये आपका कट हो गया। वीमन को स्वनिधि में वीमन कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। स्किल डेवलपमेंट अर्बन, और देखिए ये ऑप्शन कितना वीक है। वीमेन एम्पावरमेंट इन टाउन, ये क्या होता है? वीमेन एम्पावरमेंट इन टाउन, आप कैसे सेग्रीगेट करोगे टाउन कौन विलेज की है ना। तो ये इस तरीके के ऑप्शन आप देखा करो, तो थोड़ा सा आप सोचो इस पे। वीमेन एम्पावरमेंट इन विलेज इन टाउन, है ना, तो ये वैसे हट जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट फॉर अर्बन पुअर, और इन दोनों में आपको एक बार कंफ्यूजन होगा। लेकिन ये बोला स्वनिधि, निधि मतलब आप जानते हैं पैसा वैसा होता है। ये जो अपने देश में कोविड था ना, तो कोविड के समय क्या हुआ था, सभी लोग जो बाहर काम करते थे वो लोग घर पे आ गए थे, अपना खुद का बिजनेस शुरू किए थे। तो इसलिए ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया था, स्वनिधि, सॉरी, हाँ, अर्बन स्ट्रीट वेंडर। ओके। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये ट्रिक काम करेगा, दूसरा एक और मैंने आपको ट्रिक बताया था। जब भी दो ऑप्शन मैच करे तो समझ जाइए 50-50 गेम होने वाला है। ये मैं बार बार बोलता हूँ आपको। मैंने दो कई सारे ट्रिक बताए थे, एक तो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, दूसरा जब भी दो ऑप्शन मैच हो, यहाँ पे अर्बन की बात कर रहा है, यहाँ पर भी अर्बन की बात कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि कैसे फंसाना है आपको। तो ये अर्बन अर्बन की बात कर रहा है, तो आप इसमें अब सोचो, तो ये वाला मार सकते हो, स्ट्रीट वेंडर, है ना, क्योंकि स्किल के लिए नहीं है ये, सपोर्ट करना है अर्बन स्ट्रीट वेंडर को। तो ये वाला डी वाला आपका सही हो जाएगा। ये वाला आपका सुपर कप है, इस ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा, जिसको पता होगा मतलब स्पोर्ट्स से भी पूछा तो क्या ही पूछ लिया। ओके, ये क्वेश्चन देखे बहुत अच्छा आया, हिस्ट्री से आया है। और ये भी अगर हल्का सा भी जिसका बेसिक नॉलेज होगा वो सही कर दिया होगा। ये रुचि मैम का तो सही होगा, आपका हिस्ट्री में अच्छा नंबर आ रहा था। तो इसका क्या है, अब देखिए, ये 1922 की बात है। 1922 में क्या हो रहा था, फिर से कांग्रेस एक बार टूटने वाला था, है ना, कांग्रेस एक बार फिर से टूटने वाला था। क्यों? क्योंकि जैसे ही गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था,
तो ये लोग नहीं चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले। तो वहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो दल बनता है, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर। तो नो चेंजर में थे सी राजा गोपालाचारी। ये लोग चाहते थे कि गांधी जी को फॉलो करते थे। ये लोग कहते थे नहीं भाई, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएंगे, हम वहां घुसेंगे, जब हम वहां घुसेंगे तभी तो हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। तो ये लोग होते हैं। और ये कौन कौन थे? सी आर दास थे, चित्तरंजन दास, और ये मोतीलाल नेहरू जी थे। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये राजेंद्र प्रसाद ये नो चेंजर में थे, प्रो चेंजर में नहीं थे, है ना। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेजिस्लेशन है जो 2025 में एम्स टू रिफॉर्म स्पोर्ट गवर्नेंस, ये वाला कितना हिंट दे रहा है ना। अब ये तो तुरंत काट दो, पॉलिसी क्या होता है ना। अब ये भी देखिए, स्पोर्ट गवर्नेंस में रिफॉर्म करना है तो इथिक्स क्या करेगा? इथिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। एथलीट वेलफेयर एड, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। तो नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए, क्वेश्चन तो बोल ही रहा है ना, आपको स्पोर्ट्स गवर्नेंस को ठीक करना है, तो आपका गवर्नेंस एक्ट ही तो बनेगा। नहीं, ये तुक्का नहीं, इसे लॉजिकल गेस कहते हैं, लॉजिकल गेस है ये। यही तो ध्यान अगर देखिए, अगर आप एग्जाम में बहुत काम होते हैं, बहुत कंपोज होते हैं, तो आप ये सब क्वेश्चन, तब आप एग्जामिनर के जो पेपर बनाता है ना उसको पकड़ पाते हैं, और आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आते हैं। अगर आप बहुत एकदम शांत हैं तो ऐसे होते हैं। तो ये देखिए, बहुत लोग डरेंगे लेकिन आपको रिस्क लेना होगा, ये सही होता है। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब ये वाला भी देख के मैंने कराया था, हल्का सा अगर आपको मैंने बार बार कई बार बोला था, कम्युनल इलेक्टोरेट इसके फादर कौन है? लॉर्ड मिंटो इसके फादर है, लॉर्ड मिंटो, है ना। और ये 1909 वाला जो एक्ट आया था उस समय ये आया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था कम्युनल सिस्टम ऑफ इलेक्शन, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सी का दो बस एक ही में है, और आपका ये सही होगा, है ना। तो ये पेपर, ये वाला क्वेश्चन अगर हल्का सा भी आपको याद आ रहा होगा तो आप सही कर ले गए होंगे, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट पहली बार ऐड हुआ था मुस्लिम के लिए 1909 वाले एक्ट में। ओके, अब बाकी देख लेते हैं। पहले का तीसरा क्या है? सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। ओके, हाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ था। सी का दूसरा, बी का 19 रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट। तो बाकी से मतलब ही नहीं, यहीं से आपका ये बन जा रहा था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी मैंने एक एलिमिनेशन ट्रिक बताया था, अगर आपको लगाए होंगे तो ये सही कर चुके होंगे। रत्ना रत्ना हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो, क्रॉस ब्रीड का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कोई बंदा ए है, कोई बंदा बी है, इसके अंदर 50% इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके 50% क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका 50 लेकर कोई सी बनाऊंगा, और ये 100% परफेक्ट बंदा होगा। तो ये होता है क्रॉस हाइब्रिड। अब क्या है? रत्ना रत्ना नाम आपको सुन के आ रहा, महाराष्ट्र का नाम होगा, ये महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी रत्ना है ना। अब क्या है, वहां का अल्फांसो आम बहुत फेमस है, बहुत, यहाँ पे इसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो अल्फांसो कहाँ का है ये? वहां का है। तो अल्फांसो तो होगा, तो जहां जहां अल्फांसो है वो होगा, तो बाकी आपने डिलीट कर दिया। अल्फांसो आम बहुत फेमस है, बहुत बहुत मीठा लगता है ये। अच्छा, ये कभी सुना ही नहीं आपने? पता नहीं कैसे, मैं तो हर साल सुनता हूँ, मतलब कि तो न्यूज़पेपर को साइड करके खाने पीने पे, खाते मतलब खाने पीने में बहुत सुना हूं मैं, अल्फांसो आम, है ना।
जैसे चिकन में एक मध्य प्रदेश का चिकन है, मुर्गा है, बहुत खरक करके नाम है, वो बहुत लोग खाते हैं, बहुत महंगा आता है वो। तो ये हो गया, बहुत मीठा लगता है। अब देखिए दूसरा मैंने एक एलिमिनेशन ट्रिक बताया था, एक तो आपको पता चल गया। अब एक चीज आप देखिए, नीलम, 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 ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब कोई ऑप्शन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये पक्का एक होगा। तो इसमें आपका क्या हो गया, अल्फांसो, और ये डी वाला हो गया आपका, है ना। अल्फांसो बहुत मीठा होता है और नीलम आम है, इसमें बहुत अच्छा सुगंध होता है। अब सुगंध, इसका सुगंध लिया गया, इसका मिठास लेके एक नया आम बना, इसमें बहुत अच्छा सुगंध भी है प्लस मीठा भी है। तो इस तरीके से हाइब्रिड बन गया, क्रॉस ब्रीड। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा करने योग्य था अगर आप किए होंगे तो। हाँ, ये वाला ट्रिक याद रखना आपको, कौन इसमें से करेक्ट नहीं है। अब देखिए, ये भी आपको ई दिया है और कैल्सिफेरॉल, ये भी कैल्सिफेरॉल दे दिया है। अब आप इसमें बताइए, कोई तो एक गलत होगा, ये सही होगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ बी और डी से मतलब है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल है, एकदम सही है। विटामिन ई जो होता है, ये टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। याद आ रहा आपको? तो आपका ये वाला डी वाला सही हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला हो जाएगा, है ना। आप लोग जानते ही हैं क्या होता है बीमारी की कमी से। डी वाला जो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, सूर्य सन, विटामिन डी, है ना। सूर्य का प्रकाश लो, रिकेट्स बीमारी हो जाता है, हड्डी वाला। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको मैंने देखा भी नहीं, चलिए इसको अभी बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन 19 देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें आपको सोचना ही नहीं था। रिवर सिटी सस्टेनेबिलिटी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव लॉन्च 2021 एंड रिवर सिटी। अब बताइए, मैंने आपको अमरुत बोला था, अमरुत क्या होता है, ये अर्बेनाइजेशन के लिए होता है, अर्बन रिजुवेनेशन, तो ये हट गया। अब सोचिए, रिवर सिटी के लिए कुछ करना है, तो रिवर सिटी में ग्रीन क्रेडिट का क्या काम है। ये कोई मैच कर रहा है क्या? रिवर सिटी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन, ये कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसको कट कर दो आप। अब स्मार्ट सिटी मिशन और रिवर सिटी सस्टेनेबिलिटी, ये स्मार्ट सिटी बहुत ब्रॉड हो गया, और ये रिवर सिटी सस्टेनेबिलिटी, तो ये भी नहीं होता। अर्बन ये पता था, बताया था। अब ये देखो आप, रिवर सिटी की बात कर रहा है, रिवर सिटी अलायंस की भी बात कर रहा है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको कर देना था, है ना। तो देखिए, ये आपके दो क्वेश्चन फोकट के सही हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी मैथ का, इसको भी मैंने देखा ही नहीं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें से आपको बताना है इंक्रीज सैलिनिटी। इंक्रीज सैलिनिटी क्या होता है, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि डेड सी की सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, डेड सी सबसे ज्यादा होती है। अब इसको कट कर दो आप, इसको कट करो आप। अब आपको बी और सी में से सोचना है। अब बी और सी में से बाल्टिक सी जो है, और फिर कैस्पियन सी है, फिर डेड सी है आपका, है ना। तो बाल्टिक सी का सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि बाल्टिक सी कहाँ पे है, ये ओपन है, और इसलिए इसकी थोड़ी सी सैलिनिटी कम हो जाती है। जो क्लोज होते हैं ना, चारों तरफ से कंट्री से घिरे होते हैं, उनकी सैलिनिटी ज्यादा होती है। और ये बाल्टिक सी आप देखो कि ये इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, और यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है। और फिर ये आपका इंग्लिश, इधर आप जाओगे तो पूरा आपका आर्कटिक वाला पूरा रीजन है। तो ये ओपन हो गया, तो ये कैस्पियन आपका हो जाएगा, तो ये सी वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन भी अब करते हैं। ये वाला, ये वाला भी बताया था, लेकिन आप लोगों ने लग रहा है गलती किया है, बहुत इजी था ये, है ना। ये देखिए,
फिलोसफर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होता है? ग्रीक किंग किंग मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क, ये दोनों थे आपस में बात कर रहे थे। और एक था, उसका नाम था मिलिंद, मिलिंद पन्हो तो बुक का नाम था, है ना? ओके। नागसेन था, और नागसेन था, ये दोनों थे, मैंने बताया था ISPK में, इंडो ग्रीक, सिथियन, स्पार्थियन, कुषाण, है ना? तो ये सब आए थे, तो ये नागसेन जो था यही कंपाइल किया था पाली लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज। तो मिलिंद पन्हो आपका होगा ये। मतलब कि मिलिंदा, मिलिंदा का क्वेश्चंस वो पूछ रहा था, वो आंसर दे रहा था। तो नागसेन, ये आपका बी हो जाएगा। कोई नहीं, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है, क्योंकि इसमें आपको अगर चारों आएगा तो ही आप सही कर पाओगे। अब ये वाला तो आपको ये वाला जो है, नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी ऐसे जा रही है तो ऐसे गिर गई अरेबियन सी में, तो स्ट्रीम होता है, डेल्टा बना लिया, जो भी है। बर्ड फूड डेल्टा, ये मिसिसिपी रिवर है ना, जो आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखोगे, तो ये रिवर यहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे ये बर्ड फूड डेल्टा बनाता है। ओके। मेकोंग रिवर मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा पूछ लिया, इतना एग्जैक्ट कौन पूछता है, मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछ लिया। डेल्टा से भी टाइप पूछ लिया। तो मेकोंग, आपको रिवर का नाम तो सुना सुना है, मिसिसिपी अभी आपने सुना है, लेकिन ये डेल्टा नहीं सुना होगा आप। ये वाला आपका ए वाला गलत हो जाएगा। इसका जो नॉट करेक्ट है, फिजोर फियोर्ड डेल्टा वाला आपका होगा। ज्योग्राफी टफ, ये लोग को थोड़ा ठीक पेपर बनाना चाहिए, जैसे आप लोग इंग्लिश के हो, तो इतना मतलब क्या ही जरूरत था, है ना? खैर कोई नहीं, टफ है तो सबके लिए टफ आया होगा, तो उसके लिए टेंशन लेना ही नहीं। टफ है तो सबके लिए टफ होगा, तो बहुत लोग नहीं किए होंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको बताना ये है कि कौन जो है राष्ट्रीय स्वच्छ शहर है ना? जनसंख्या मिलियन प्लस, मिलियन प्लस मतलब आप समझ रहे हैं, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख के ऊपर वाले में। ओके। और किस नंबर पे पूछ रहा है? तो इसमें आपके पास वाराणसी, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, तो इसका आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। प्रयागराज है क्या इसका? अच्छा, चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार अभी। अच्छा, ये 10 लाख जनसंख्या जो है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन, एक बार हम देख लेते हैं प्रयागराज है कि क्या है, अभी लास्ट में देख लेते हैं। ओके। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है कि ग्रेट लेक, ये वाला थोड़ा सा इलिमिनेशन आप कर सकते थे, बहुत इजी था, मैंने आपको बताया था, याद करिए। साउथ अमेरिका में दो ही कंट्री हैं जो लैंड लॉक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, BP, ब्लड प्रेशर, याद आ रहा है आप लोग को? बोलीविया एंड पराग्वे। अब पराग्वे आपको दिखा तो आपको पता चलना चाहिए कि साउथ अमेरिका में है, पराग्वे आपका साउथ अमेरिका में है, तो तुरंत आप साउथ अमेरिका कर देते। तो आपका सी का एक बस एक ही है। पर कोई बात नहीं, एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलता है। चले दूसरा दिमाग एक बार चलाते हैं। मैंने आपको बताया था, राइल भी मैंने आपको बताया था, ये जर्मनी जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था, तो उससे छीन लिया जाता है, और ये किधर जाके गिरता है? आ, ब्रिटेन के तरफ जाके गिरता, तो ये ईस्ट यूरोप हो जाएगा। तो ये भी आप एक बार और कर सकते थे। सॉरी, वेस्ट यूरोप। आप अगर आप यूरोप का मैप बनाओगे तो ये इधर जाता है। ओके, तो ये वेस्ट यूरोप है। ओल्गा नदी क्या है? ये इधर आके गिरता है ना? तो भी ये भी सही था। बट और सबसे अच्छा, अगर आपको ग्रेट लेक के बारे में पता है, तो ग्रेट लेक तो भाई बहुत फेमस है नॉर्थ अमेरिका में, है ना? ग्रेट लेक आपके ट्रिक है, HOMES,
ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, ईरी, और एस से क्या है? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। तो ये 5 ग्रेट लेक हैं जो अमेरिका में है। होम्स इसका ट्रिक है, HOMES, है ना? पर कोई नहीं, आगे के एग्जाम के लिए आपका काम आएगा ये। तो इसमें ठीक थे ये, इसमें अगर एक भी पता होता तो हो जाता है। ये अच्छा बनाया था इन्होंने ऑप्शन, ऐसे ही बनाना चाहिए। चलिए, ये स्टेडियम वाला देखिए। तो ईडन गार्डन तो आपका कोलकाता हो गया, वानखेड़े आपका मुंबई हो गया। तो इसी से आपका हो जा रहा, तो सी का एक और बी का 3। तो ये आपका हो गया। ओके। राइन कोयला नदी भी है, हाँ, सबसे ज्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन 27 देखिए। 27 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इसके ये भी अच्छा, उसका लखनऊ है। चलिए, ये वाला लखनऊ ही करते हैं। आपने चेक किया होगा गूगल से, तो गलत नहीं होगा। ये लखनऊ ही होगा आपका, है ना? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसके बारे में हल्का सा देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, एक्स रे ट्रेवल फास्टर देन लाइट वेव। तो आपको पता होना चाहिए, और साथ में लिखते हैं विन वैक्यूम। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इक्वल होते हैं, इक्वल ट्रेवल करते हैं। वो अलग बात है, एक्सरे जो होती है इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है और इसका वेवलेंथ कम होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो इनका ट्रेवल होता है वो इक्वल होता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरा में आपको तीसरा देखना। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बट एक्सरे कैन नॉट। गलत। सारे के सारे पोलराइज्ड हो सकते हैं, तो आपका ओनली बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना? आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। पहला सही है। नहीं नहीं नहीं, इक्वल होता है। वैक्यूम जो होता है ना, उसमें इक्वल होता है। एक्सरे ट्रेवल फास्टर देन लाइट वेव इन वैक्यूम। आपका बी वाला होगा। ओके, तो ये आपका बी होगा। इसमें ज्यादा कुछ मतलब था, यहाँ पे फंसाने वाला था। जब भी बट उट होता है ना, ये भी एलिमिनेशन ट्रिक है। जब भी बट होता है तो वो गलत होता है। जैसे एक स्टेटमेंट दिया हो और बट लगा के आगे दिया हो, तो वो गलत होता ही होता है। तो अगर ये आप लोग को उतना नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आगे के परीक्षा में थोड़ा देखिएगा आप लोग। हाँ, ओनली हो तो भी वो गलत कर देते हैं। तो ये ट्रिक काम करता है, तो ये गलत होता है। तो इस तरीके से भी आप अगर 3 काटते तो आप पहला और दूसरा, पहला दूसरे में थोड़ा सा दिक्कत हो, कंफ्यूज होते। तो और एक्सरे ट्रेवल फास्टर देन, और ये जब भी ना, थोड़ा सा सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। इसको सोचिएगा आप लोग, अब आगे एग्जाम दीजिएगा ना। तो जब भी जैसे इसने बोला एक्सरे ट्रेवल फास्टर देन लाइट वेव इन वैक्यूम, एक लाइट वेव और फिर साथ में वैक्यूम ऐड किया। अब जब भी ऐसे होता है ना, तो फ्लिप कर देता है। फ्लिप समझ रहे हैं आप? ये वाला इधर कर देता है, ये वाला इधर कर देता है ना? तो जब भी आप ये सब क्वेश्चन करें, तो एक बार सोचिए, क्या ये इधर करने पे सेट हो रहा है क्या, क्या उधर करने पे सेट हो रहा है क्या? तो ऐसे भी ये हो जाता है। तो ये बहुत ये लोग फ्लिप करते हैं, मैंने देखा है ये सब क्वेश्चन में। तो आखिरी क्वेश्चन, सॉरी, 28 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। मरकरी थर्मामीटर यूज मरकरी एज इट एक्सपैंड क्विकली। क्विकली क्यों होगा? ये भी एक, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। एग्जामिनर जब थोड़ा सा ना पेपर उसके पास थोड़ा सोचता है जल्दी पेपर बनाना है, तो ऐसा कुछ वर्ड ऐड करता है, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देता है, जैसे क्विकली ऐड किया है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रीज एट 39 डिग्री सेल्सियस, ये तुरंत क्विकली नहीं, ये थर्मामीटर में इसको यूज ही क्यों करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि ये लिक्विड रहे, है ना? टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे
अपने हिसाब से मैनेज हो, क्विकली काम ना करे, धीरे धीरे अपने हिसाब से ये काम करे। तो ये लिक्विड होता है, इसलिए ही इसको यूज करते हैं। अल्कोहल जो है appropriate to be used as a liquid in thermometer in countries with low temperature। तो दूसरा वाला राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू मर्करी। तो आपका ये ओनली सी हो जाएगा, मतलब सी ओनली टू होगा। ये भी बहुत डिफिकल्ट था, ये भी स्किप करने वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टोमेटो, लाइकोपीन। ओके, तो लाइकोपीन होगा। टमाटर आप लोग देखें उसके कलर में चेंज होता है। कैरेट में आपका कैरोटीन, कैप्सिकम कैप्सिकम और जैंथोफिल ये किस में होता है, जैंथो, जैंथोमोनास। चले, तो इसी से आपका ये लाइकोपीन होगा। ये तो मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था उसमें तो बहुत अच्छे से लिखा था। खैर कोई नहीं, एग्जाम में होता है गलत। ये वाला बहुत अच्छा आप लोगों ने सही किया होगा। एक्सटेंशन एजुकेशन, टेलीफोन कॉल क्या होता है, पर्सनल लेटर क्या होता है ना। तो ये दोनों तो बहुत बेकार ऑप्शन बनाया इसने। एक्सटेंशन एजुकेशन, टेलीफोन कॉल्स, पर्सनल लेटर, बिल्कुल मैच नहीं खा रहा। इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन यही एजुकेशन से मैच कर रहा है, डिस्कस एंड मीटिंग, है ना। टेलीविजन एंड फेयर्स ये भी नहीं, मेलों द्वारा, एजुकेशनल नहीं मैच कर रहा है ना। तो ये तो हमको लग रहा है सभी लोग सही किए होंगे, क्योंकि हल्का सा अगर कोई दिमाग लगाया होगा तो ये कर ले गया होगा। तो कुल ले दे के पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एलिमिनेशन के थोड़े 4-5 क्वेश्चन हो रहे थे, बाकी हिस्ट्री वाले एक दो इजी थे, ठीक थे। ज्योग्राफी बहुत टफ था। करंट अफेयर पता नहीं क्या ही दे दिया है ना। एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री वाला ठीक आया था। पॉलिटी भी बेकार कर दिया, पॉलिटी में ऐसे कौन देता है, स्टेटमेंट दे दिया है ना। खैर कोई नहीं, एक चीज आप हमेशा समझिए, आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा। ये अभी काम नहीं आया होगा लेकिन अगले एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। ऐसा तो है ना कि आपने ये आखिरी परीक्षा दिया है, अभी भी आप ढेर सारे पेपर दोगे, अभी आपका और भी एग्जाम होगा, जीआईसी का में भी होगा। तो आपका ये नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। इस पेपर में काम नहीं आया पर अगले पेपर में काम आएगा, है ना। तो चलिए, अब किस्मत अच्छा रहा तो फिर आगे किसी एग्जाम में मुलाकात होगी हमारी। वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आप आगे की जो परीक्षा 1-2 दिन आराम करिए, फिर उस पे लग जाइए आप। एल टी पीजीटी इस देखते हैं। अभी आप लोगों का कौन सा पेपर है? अभी तो शायद टीजीटी वाला है ना, पीजीटी या टीजीटी। एक्चुअली दिक्कत ये हुआ ना, मेरे पास समय कम था। मेरे को कितने महीने मिले, मुश्किल से 2 महीने मिले। उसमें भी क्या था कि मैंने 1 घंटे का क्लास लिया और उसमें मैंने आपका सिलेबस देखा और जो भी मैंने कराया सिलेबस के हिसाब से कराया है ना। तो वो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। आपको एमसीक्यू अब ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, आप यूपीएससी वाले बच्चों से कहीं मिलिए, यूपीएससी के एग्जाम का एक रहस्य आप लोग को पता नहीं होगा, बता रहा हूँ आपको। किसी भी यूपीएससी टॉपर से, किसी भी यूपीएससी वालों का अगर सिलेक्शन हुआ हो, उससे पूछना आप, 100 में से उसे सिर्फ 30 क्वेश्चन आता है। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा तो उसे 35 आएगा, इससे ऊपर किसी को नहीं आता है। ये यूपीएससी का रिकॉर्ड है अब तक का। और हम लोग करते हैं 80 क्वेश्चन। अब सोचे 40 से 80 हम लोग करते हैं, गेस करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं 90+ करते हैं, 90+ सब करते हैं। और हम लोग 50 क्वेश्चन गेस पे करते हैं। तो हम लोग के अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है, क्योंकि हम लोग रिस्क लेते हैं।
और हम लोग बहुत इलिमिनेशन ट्रिक ना लगाए तो हम लोग 50 क्रॉस ही ना कर पाए, हम लोग वैसे भी लिस्ट से बाहर होंगे। तो इलिमिनेशन ट्रिक काम करता है, सारे एग्जाम में काम करता है, वही सीखना है आपको। ये एप्टीट्यूड है, एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड है, और वो जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे आप। हाँ, जैसे इन्वायरमेंट मैंने एक भी क्लास नहीं लिया, इन्वायरमेंट अगर मैं पढ़ाया होता ना तो इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन होते, समय नहीं मिला, इन्वायरमेंट नहीं हो पाया, है ना। थैंक यू। तो चलिए, कोई नहीं, देखते आगे जैसा भी होगा, है ना। और कोई नहीं, अब तो हम साथ में हैं ही। और एक काम करेंगे, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली के हिसाब से कुछ भी शेयर करता रहूंगा, जो भी मुझे अच्छा कंटेंट न्यूज़पेपर का, जैसे मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, तो आप लोग हल्का हल्का देखते रहिए। 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आप डेली उसको देंगे तो आपका करंट अफेयर की तैयारी और जीएस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मैं टेलीग्राम में शेयर करता रहूंगा, आप लोग एक्टिव रहिएगा। थोड़ा बहुत अगर आप वहां से धीरे धीरे करते रहेंगे, वो हमेशा मैं शेयर करता रहूंगा, आप समझे कि वो आपके सिलेक्शन तक वो टेलीग्राम हमेशा एक्टिव रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते रहेंगे जो भी अच्छा कंटेंट होगा। हम्म। तो चलिए, जीआईसी पेपर कब कब है आप लोगों का, जीआईसी वाला डेट आ गया क्या उसका? कोई नहीं, अभी जितने भी मैंने जीएस के क्लास लिए हैं उसको आप, जब भी आपका जीआईसी का पेपर शुरू होगा ना, तो यूट्यूब पर वीडियो है, उसको आप 1.5 पे सुनना, 1.5x पे सुनना आप। इसके बाद ज्यादा ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो बेसिक हो गया आपका। क्वेश्चन आपको ज्यादा ज्यादा करने हैं। इन्वायरमेंट का क्लास मैं अलग से ले लूंगा, तो इन्वायरमेंट हो जाएगा आपका। चलिए फिर, कोई नहीं, हम लोग तो टेलीग्राम ग्रुप अपना है ही, तो वहां मुलाकात होती रहेगी, वहां मैं शेयर करता रहूंगा। तो आप लोग को टेंशन, जीएस का तो आपको टेंशन अब कभी नहीं लेना है, जीएस में कराता रहूंगा वहां से। चलिए, ओके, गुड नाइट।